नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसे रिवॉल्यूशन के बारे में, अगर वो रिवॉल्यूशन नहीं होता तो शायद वो कंट्री इतनी डेवलप नहीं होती, और अगर वो कंट्री डेवलप नहीं होती तो शायद हम भी कभी गुलाम नहीं होते। जी हाँ, आज हम बात करेंगे इंग्लैंड रिवॉल्यूशन के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। इंग्लैंड रिवॉल्यूशन दो मेन कॉजेस की वजह से हुआ था, जिसमें एक था पॉलिटिकल और दूसरा था रिलीजियन। आइए बात कर लेते हैं पहले रिलीजियस हिस्ट्री के बारे में। इंग्लैंड में बेसिकली दो तरह के रिलीजियस ग्रुप प्रेजेंट थे, एक थे कैथलिक्स और दूसरे थे प्रोटेस्टेंट्स। कैथलिक ग्रुप जीसस क्रिस्ट के बाद 15th सेंचुरी तक एज कंटिन्यू रहे, लेकिन उसके बाद प्रोटेस्टेंट धर्म का जन्म हुआ। मार्टिन लूथर, जो कि जर्मनी के प्रोफेसर थे, उन्होंने लॉजिकल क्वेश्चन पूछे चर्चेस से और पोप से। पोप जिसके पास पूरा अधिकार होता है रोम कैथलिक धर्म का, उन्हीं से उन्होंने बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन पूछे कि भाई हम चर्चेस में क्यों नहीं आ सकते, हम भगवान की मतलब जीसस क्राइस्ट जी की पूजा क्यों नहीं कर सकते। यही सब क्वेश्चंस उन्होंने बहुत ही लॉजिकली वे में उनसे पूछे और प्रोटेस्ट किया उनके अगेंस्ट में। वहीं से जन्म होता है प्रोटेस्टेंटिज्म का। मतलब प्रोटेस्टेंटिज्म एक लिबरल सोच का रिलीजियन था और वो एक सब रिलीजियन की तरह देखा जाता था। और तभी से प्रोटेस्टेंटिज्म ये माना करते थे कि बाइबल जो है वो हर एक व्यक्ति पढ़ सकता है, चर्च में जो है वो हर एक व्यक्ति जा सकता है, भगवान पे किसी एक रिलीजियन ग्रुप का अधिकार नहीं हो सकता, भगवान जो है वो सबके है। यानी कि बेसिकली प्रोटेस्टेंटिज्म ये माना करते थे कि भगवान की पूजा नहीं की जानी चाहिए, भगवान की टीचिंग्स को मानी जानी चाहिए। और यहीं पर इंग्लैंड में दो रिलीजियस ग्रुप की शुरुआत होती है, जिसमें से 70% पॉपुलेशन प्रोटेस्टेंटिज्म की थी, वहीं पर 30% पॉपुलेशन जो थी वो रोमन कैथलिक धर्म को मानने वाली थी। अब बात कर लेते हैं इंग्लैंड की पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में। इंग्लैंड की पॉलिटिकल हिस्ट्री हम मॉडर्न एरा से चालू करेंगे, जो कि था ट्विडर्स एरा। ट्विडर्स एरा के जो पहले किंग थे वो थे हेनरी सेवन। हेनरी सेवन 1485 में किंग बने थे। उसके बाद उनके बेटे हेनरी 8 किंग बने। उनके बाद हेनरी के बेटे एडवार किंग बने। एडवार की डेथ अर्ली एज में हो गई थी, तो इसीलिए एडवार के बाद उनकी बहन मेरी ट्विडर वो क्वीन बनती है। एडवार की दो सौतेली बहनें भी थी, जिनका नाम था क्वीन एलिजाबेथ और मेरी स्कॉट। मेरी स्कॉट जो थी वो स्कॉटलैंड की क्वीन थी, और वहीं पर मेरी ट्विडर जो है वो क्वीन बनती है। अब मेरी ट्विडर जो थी वो बहुत ही कट्टर कैथलिक धर्म को मानने वाली क्वीन थी, इसीलिए उन्होंने बहुत से अत्याचार किए प्रोटेस्टेंटिज्म पर। प्रोटेस्टेंटिज्म को एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ता था, प्रोटेस्टेंटिज्म प्रेयर नहीं कर सकते थे, प्रोटेस्टेंटिज्म पर बहुत अत्याचार होता था उन दिनों जब मेरी ट्विडर क्वीन थी। उसके बाद मेरी ट्विडर जी के बाद उनकी डेथ 7-8 साल में हो चुकी थी। उसके बाद मेरी ट्विडर के बाद क्वीन एलिजाबेथ क्वीन बनती है इंग्लैंड की। क्वीन एलिजाबेथ ने जितना भी देर राज किया इंग्लैंड पे, उतने टाइम को कहा जाता है गोल्डन पीरियड ऑफ इंग्लैंड, जिसमें बहुत सी डेवलपमेंट हुई। प्रोटेस्टेंटिज्म पर अत्याचार को बिल्कुल ही कम कर दिया गया। वो प्रोटेस्टेंटिज्म को मानना करती थी, लेकिन साथ ही साथ कैथलिक धर्म नाराज ना हो जाए, इसलिए वो उनका भी ख्याल रखा करती थी। वहीं पर क्वीन एलिजाबेथ के क्वीन बनने से इंग्लैंड की डेवलपमेंट शुरू हो चुकी थी और वो अभी रुकने वाले नहीं थे। लेकिन 1603 में क्वीन एलिजाबेथ जी की डेथ हो जाती है और वो अनमैरिड थी, इसीलिए उनका कोई वंशज नहीं था। तो इसीलिए उन्होंने अपनी बिल यानी कि अपनी गद्दी जो है मेरी स्कॉट, जो कि उनकी सौतेली बहन थी, उनके लड़के जेम्स द फर्स्ट को दे दी। अब जेम्स द फर्स्ट 1603 में किंग बनते हैं, जो कि स्कॉटलैंड के किंग थे। और स्कॉटलैंड और इंग्लैंड दोनों ही 1603 में एक राज्य मतलब एक देश बन जाते हैं, जिससे शुरुआत होती है द ग्रेट ब्रिटेन की। अब जेम्स द फर्स्ट के राज में द ग्रेट ब्रिटेन की शुरुआत हो चुकी थी, इसलिए उन्होंने बहुत सी कंपनीज भी बनाई, जिसमें से एक थी द ग्रेट ईस्ट इंडिया कंपनी, जो बाद में जाके इंडिया भी आई थी। वो 1625 तक राज करते रहे इंग्लैंड पे। उसके बाद उनकी डेथ हो जाती है, तो उनके सन चार्ल्स फर्स्ट किंग बनते हैं। और चार्ल्स फर्स्ट को एक वॉर लवर की तरह देखा जाता है हिस्ट्री में, जो कि अपनी जनता पे टैक्स बढ़ाते थे। क्यों? क्योंकि उन्हें युद्ध करना था फ्रांस और स्पेन से। फ्रांस और स्पेन को उन्हें जीतना था, और तभी से
इंग्लैंड में शुरुआत होती है सिविल वॉर की, जो कि 1642 से 1646 तक चला था। जब सिविल वॉर खत्म हुआ तो चार्ल्स फर्स्ट को एज अ दोषी पाया गया इन सब चीज़ों का और उन्हें फांसी पे चढ़ा दिया गया। उसके बाद उनके जो प्रधानमंत्री थे क्रॉमवेल, वो उनके हाथों में एज पूरी सत्ता आ जाती है इंग्लैंड की। वो भी 12-13 सालों तक राज करते रहते हैं और उनके बाद चार्ल्स फर्स्ट के जो सन थे चार्ल्स सेकेंड, वो किंग बनते हैं। उन्होंने अपने फादर की बहुत सी गलतियों से सीखा और उन्होंने वो गलतियां नहीं दोहराई। उन्होंने प्रोटेस्टेंटिज्म पर इतना अत्याचार नहीं किया, सब कुछ अच्छी तरह से, कैथलिक धर्म को भी वही रिस्पेक्ट दी, प्रोटेस्टेंटिज्म को भी वही रिस्पेक्ट दी, सब कुछ अच्छा कर रहे थे। फिर उनके बाद उनके भाई जेम्स द सेकेंड किंग बनते हैं इंग्लैंड के। अब जेम्स सेकेंड को लड़का नहीं था और उन्हें 2 लड़कियां थी। दोनों ही लड़कियां प्रोटेस्टेंटिज्म को फॉलो करती थी, इसीलिए जो जनता थी वो ये माना करती थी अभी ये जेम्स सेकेंड कितने दिन जिएगा, उसके बाद तो इंग्लैंड में है प्रोटेस्टेंटिज्म का ही किंग बनेगा या फिर क्वीन बनेगी, और इसीलिए वो उस राजा को मानने लगे। अब जेम्स सेकेंड ने क्या किया, अपनी दूसरी शादी कर ली और दूसरी शादी से उन्हें एक लड़का हुआ। उस लड़के और उन्होंने एक पब्लिक गैदरिंग यानी कि एक मीटिंग में, जो तब के टाइम पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरह हुआ करती थी, उसमें बताया पब्लिक गैदरिंग में कि अब वो उनके लड़के की शिक्षा जो है वो रोमन कैथलिक धर्म में करेंगे। अब लोगों को जो पेशेंस लेवल था वो ख़त्म हो गया। किस लिए? क्योंकि अब जेम्स सेकेंड के बाद उनका लड़का जो अभी पैदा हुआ है वो 70-80 साल तक जिएगा, मतलब 80-90 साल तक अभी इंग्लैंड में रोमन कैथलिक धर्म का ही किंग होगा, रोमन कैथलिक धर्म का ही सब कुछ होगा। इसीलिए उन्होंने वहाँ की पार्लियामेंट ने न्योता भेजा, किसे? विलियम ऑफ ऑरेंज को, जो कि उनके दामाद थे, उनकी लड़की मेरी, इनके हस्बैंड थे विलियम ऑफ ऑरेंज। उन्हें न्योता भेजा कि आप आइए और इस राजा पे आक्रमण कीजिए, ये राज इंग्लैंड और द ग्रेट ब्रिटेन जो कि है, स्कॉटलैंड और इंग्लैंड जो कि एक हो गए हैं, द ग्रेट ब्रिटेन, ये आपका है, आप इस पे अटैक कीजिए और इसे जीत लीजिए। जब विलियम ऑफ ऑरेंज आक्रमण करते हैं तो जेम्स सेकेंड बिना किसी लड़ाई के वहाँ से भाग जाते हैं और फ्रांस में शरण ले लेते हैं और तभी से विलियम ऑफ ऑरेंज वहाँ के नए किंग बनते हैं। लेकिन उन्हें पार्लियामेंट ने बुलाया था, इसीलिए उनके मोनार्की को पूरी तरह वहाँ से ख़त्म कर दिया जाता है। मोनार्की एज अ नाम रह जाती है वहाँ पे, मोनार्की यानी कि राजेशाही का सिर्फ नाम। अब जो पूरी सत्ता थी वो पार्लियामेंट के हाथों में थी। क्यों? क्योंकि पार्लियामेंट ने ही उन्हें बुलाया था, पार्लियामेंट ने ही उन्हें न्योता दिया था, इसीलिए जो पूरी सत्ता थी, जो पूरी पावर थी, वो अभी प्राइम मिनिस्टर के हाथों में थी। इसीलिए और इसी को पूरी कहानी को कहा जाता है द ग्लोरियस रिवॉल्यूशन या इंग्लैंड रिवॉल्यूशन या ब्लडलेस रिवॉल्यूशन, क्योंकि इसमें एक खून का एक बूंद भी नहीं बहा और राजा को अपनी गद्दी छोड़ के भागना पड़ा। और तभी से इंग्लैंड डेवलपमेंट का राह चुनता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत अच्छी गवर्नमेंट थी, बहुत अच्छे मोनार्क थे, बहुत अच्छी हर एक चीज़ बहुत अच्छी थी और तभी से बहुत अच्छी कानूनों को लागू किया गया और इसी तरह से इंग्लैंड ने और तभी से द ग्रेट ब्रिटेन ने पूरी दुनिया पे राज किया, जिसके अंदर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया जैसे कंट्रीज भी आया करते थे। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।